मार्कर हो गया, चाबी वगैरह सब हो गया। हम लोग पढ़ने वाले थे पूरा कौन सा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी कर लेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, माइक में आवाज़ जा रहा है, दूसरे पार्ट में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग जैसा कि दे रखा है, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मोशन कितने तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग देखे क्या मोशन जो होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है जो सीधा सीधा लाइन में चलता है, जिसको कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है गोल गोल घूमता है। अब गोल गोल घूमता है तो दो तरह से घूमता है, या तो अपने एक्सिस पे घूमेगा, नहीं तो अपने एक्सिस के सराउंड में चारों तरफ। जैसे धरती जो होता है अपने एक्सिस पे घूमता है तो दिन और रात होता है, और उसी तरह से सन के चारों तरफ घूमता है, तो इस तरह से क्या हुआ, दो मोशन होगा, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर तीसरा बात करें तो घड़ी का पेंडुलम हो गया या फिर झूला हो गया, उसका जो मोशन होता है वो हो गया हम लोग का कैसा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, या ऑक्सीलेटरी मोशन भी उसको कहते हैं। फिर एक होता है हम लोग का कैसा मोशन, आर्बिट्ररी मोशन, जिसमें पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ठीक है, रैंडमली किधर भी वो अपना भागते रहता है। तो इसमें हम लोग देख लिए टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है, रेक्टिलिनियर मोशन में जो है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जैसे कि एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और इसका संख्या कितना है, 7 फंडामेंटल यूनिट है फिजिक्स में। जनरली हम लोग किस किस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मास मतलब वजन हो गया, जिसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। यहाँ ऐसा यूनिट भी लिख देते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का हो जाएगा टेम्परेचर, करेंट, कितना हो गया, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, और लास्ट में हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मास को मेज़र करने के लिए बहुत सारा यूनिट है। अगर वजन किसी चीज़ का नापना है तो हम लोग कैसे कैसे नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं, पाउंड में भी नाप सकते हैं, है ना। केक जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो किस में मेज़र करते हैं, पाउंड में, ठीक है। या WWE का जब रेसलर का एंट्री होता है तो यूरोप में क्या चलता है, पाउंड चलता है, इंडिया में क्या चलता है, किलोग्राम और ग्राम चलता है। तो बहुत सारे यूनिट हो गया, तो इससे क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट का यूज़ करते हैं। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब है कि कोई भी साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, तो अपने लोकल एरिया में चाहे जो यूनिट का यूज करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब वो इंटरनेशनली कहीं एक जगह पे आकर के मिलेगा, ठीक है, जैसे मान लो चाइना का कोई साइंटिस्ट है, तो अपने लोकल एरिया में अगर कोई डिस्कवरी किया, खोजा, तो उसको अपने चाइनीज़ लैंग्वेज में बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन मान करके चलो कि इंटरनेशनली गया जहाँ पे हर लोग चाइनीज़ नहीं जान रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बाकी लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए क्या डिसाइड किया गया कि पूरा दुनिया में जब भी कोई ऐसा मीटिंग होगा जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कौन सा यूनिट का बात होगा, ऐसा यूनिट का। तो इंटरनेशनली जब हम लोग जाएंगे तो वजन को किस में नापेंगे, किलोग्राम में। वजन को नापेंगे किलोग्राम में। लेंथ हो गया दूरी, अब चाहे तुम्हारा ऊंचाई का हो चाहे लंबाई का हो, सब दूरी ही कहलाता है। तो इसको नापते हैं हम लोग किस में, मीटर में, ठीक है। इसका और भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है ना, इंच हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन हम लोग जब SI का बात करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मीटर होगा। तीसरा टाइम का, सेकंड, उसका टेम्परेचर का, केल्विन, करंट का, एम्पियर, नोट करते जाना। नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसको मोल कहते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि कोई भी मान लो
हम लोग का लाइट जल रहा है तो उसमें जो लाइट निकल कर के आ रहा है उसका तीव्रता कितना, मतलब लाइट तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस में दो तरह का प्रेफिक्सेस देखेंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है, थोड़ा सा समझना, अभी रुक जाओ। डेसी कहने का मतलब है कि हम लोग का क्या होगा, जो यूनिट होगा वो होगा 10⁻⁻1 मीटर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/10 मीटर। अगर कोई यूनिट 1/10 मीटर है मतलब 0.1 है तो वो क्या है, डेसी है। अब इसका यूज कैसे होगा हम अभी देखेंगे हम लोग। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। मिली का मतलब 10⁻3। माइक्रो का मतलब 10⁻6। क्लास 6 में तुम लोग पढ़े होगे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका साइज़ कितना था, 10⁻6 है ना। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻6, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला इसका मतलब क्या, उसका साइज़ कितना है, 10⁻6 है ना। नैनो का मतलब 10⁻9, पीको का मतलब 10⁻12 और फेम्टो का मतलब 10⁻15। ठीक है, एक यहाँ पे नोट में डाल लेना, एंगस्ट्रम होता है। लाइट का जो वेव होता है, लाइट जो चलता है उसके यूनिट को हम लोग मापते हैं 10⁻10। इसको एंगस्ट्रम कहते हैं, डिनोट करते हैं ए के ऊपर 0 दे करके। ठीक है, ये हो गया हम लोग का निगेटिव वाला। अब थोड़ा सा पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं। पॉजिटिव में हम लोग का होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, डबल टी शायद होगा। ठीक है, डेका का मतलब 10⁻1, हेक्टो का मतलब 10⁻2, किलो का मतलब 10⁻3, सब मीटर में आएगा। ठीक है, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 12 और पेटा मतलब 10⁻+15। ठीक है, इतना उतारो, उसके बाद फिर बताते हैं आगे क्या करना है। हट जाए क्या, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तब वहाँ पे आएगा। जैसे बोला रहता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर पूछ दे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, यहाँ पे लिख दे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/2 मीटर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर। अभी बताएंगे इसको कैसे यूज करना है। थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि 10 बजे फिर 9 बजे 10th वाला सब आ जाएगा बच्चा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना,
7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, बाकी सब जो अभी बोले जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम के साथ साथ हम लोग ग्राम का भी यूज करते हैं। तो ग्राम जो है वो क्या है, CGS यूनिट का आता है, ये हम लोग का SI यूनिट है। SI का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। अगर किसी चीज़ को इंटरनेशनली पूरा दुनिया के सामने एक जगह जा कर के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग किसी में करेंगे, इसी में करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में करेंगे। कोई सीधा नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, यहाँ पे भी दिख जाएगा सबको। थोड़ा सा ट्यूबलाइट का बस आएगा, नहीं बाकी सब गायब हो गया, सबके घर पे आज फ़ोन करेंगे। स्लिप भीग गया बेटा, आगे बढ़े। आज थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे और वो जो था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन उसको भी कर लेंगे आज, है ना, क्योंकि वही एक लास्ट बचा हुआ है, बाकी सब तो हम लोग कर ही लिए। इधर का मिटा देते हैं, ठीक, इधर तुम लोग अपना उतारते रहना, इधर हम लोग मिटाते जाते हैं। समझाने जब लगेंगे तो फिर लिखना बंद कर देना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको बता देते हैं इसका यूज कैसे आता है। जैसे मान लो कि हम लोग का कभी यूनिट दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और उसको बोलता है कि मीटर में बदलिए, है ना, मीटर में बदलिए। तो 6 को 6 रहने दो और सेंटी के जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, सफिक्स ये वाला लगा सकते हैं 1/100, और काट करके जो आएगा हम लोग का मीटर में आएगा। यहाँ पे यूनिट देखो क्या लिखा हुआ है, 10⁻1 मीटर, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15। तो इसको हम लोग मीटर में बदल सकते हैं। सब का सब क्या है, मीटर में है, SI यूनिट में है, ठीक है। उसी तरह से बोल दिया नैनोमीटर, है ना, तो नैनोमीटर बोल दिया, मान लो बोल दिया 90 नैनोमीटर, तो नैनो का मीटर कितना होता है, 10⁻9 माइनस में, तो 9 बार लिखा जाएगा, तो 1 0 यहाँ से काट दो, उसके बाद फिर अपना कर दो, 9 × 10⁸ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, इस तरह से हम लोग आता ना कभी कभी चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोग्राम में, इस तरह से, तो वहाँ पे यूज आएगा। और फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो इसी तरह का ढेर सारा तुमको चेंजेस करने को मिलेगा। ये था हम लोग का बेसिक जो कि आगे काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना ज़रूरी था। आगे हम लोग मेन टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। जब देखेंगे हम लोग क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, चलता है कहने का मतलब क्या है, अपना पोजीशन बदलता है समय के साथ, एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो क्या होता है, समय के साथ उसका पोजीशन चेंज होता है। जैसे मान करके चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट A पर है और थोड़े देर के बाद वो कहाँ पहुँच गया, पॉइंट B पे पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक चला वो, है ना। जब यहाँ से यहाँ चला तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और इसमें क्या होगा, टाइम लगा होगा थोड़ा सा, कुछ भी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले जो बेसिक है हम लोग को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, अपना पोजीशन चेंज करे समय के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, है ना। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। और अगर नहीं चेंज करता है तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा, ठीक है। अगर वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है और कंटिन्यूसली यही है, समय बीतते जा रहा है लेकिन बोर्ड अपना पोजीशन नहीं बदल पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट में कहला रहा है। और हम लगातार अगर इधर से उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं क्लासरूम, इसका मतलब क्या है, हम मोशन में है कंटिन्यूसली। या फिर कोई गाड़ी हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, वो सब क्या है, मोशन में, ठीक है। तो जब मोशन में रहेगा तो कुछ ना कुछ वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो अपना डिस्टेंस कवर करेगा और उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इसको बताने के लिए हम लोग फिर अलग अलग तरह के फिजिकल
क्वांटिटी का, फिजिकल यूनिट का यूज़ किए, इसमें सबसे पहला क्या आता है, रेस्ट आता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ जरूरी है जो छूट गया हम लोग का, कौन सा, ऑब्जर्वर। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। अगर किसी भी चीज़ को बताना है कि वो चल रहा है या रुका हुआ है ना, रेस्ट में है या मोशन में है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करे, ऑब्जर्वर। जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के पहुँचा, कोई देखने वाला होगा तभी ना बताएगा कि हाँ एक समय पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ पहुँचा, और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ समय लगा और डिस्टेंस कवर किया। मान लो कि ये चल करके यहाँ पे आकर के रुक गया थक करके, ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते थक गया तो कहीं रुक गया, और जैसे ही रुका उस समय कोई आकर के देखा, तो अब वो बोलेगा कि हम आधा घंटा से 1 घंटा से जितना देर से दौड़ रहे थे, कोई विश्वास करेगा। मान लो कि ऑब्जर्वर ही बाद में आया, है ना, ऑब्जर्वर ही अगर बाद में आया और बोला कि हम इतना देर से दौड़ रहे थे, ग्राउंड का 4 चक्कर काटे हैं, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे इसको रुका हुआ देख रहा है वो कहा कि नहीं हम तो रुका हुआ देख रहे हैं, हम कैसे मान लें आपके बात को, है ना। तो इसी को हम लोग क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, बस वाला या फिर ट्रेन वाला। हमेशा से ही लेते आ रहे हैं, चलते रहेगा ये युगों युगों से, आगे भी चलते रहेगा, ठीक है। ये है, सब आदमी बैठा हुआ है बस के अंदर, आराम से एकदम अपना अपना सीट पकड़ के, हिल नहीं रहा है कोई। क्यों नहीं हिल रहा है, जैसे ही हिलेगा आसपास में लोग खड़ा भी रहता है, पकड़ के उसका सीट बैठ जाएगा, ठीक है। एक आदमी गया है अपने घर से किसी को छोड़ने के लिए बस में, जो हम लोग पहले पिछले क्लास में एग्जाम्पल लिए थे। जब ये छोड़ने के लिए गया, आदमी को बस में बिठा दिया। बस यहाँ पे मान लो कि बस स्टॉप ए है, ठीक है, यहाँ पे बस खड़ी थी और यहाँ पे बस स्टॉप बी है। सब कुछ हो गया, बिठा उठा दिया, सीट मिल गया, क्योंकि सीट इसका कंफर्म था, बुक था। उसके बाद ये बस चल करके पॉइंट बी पर भी पहुँचेगी बस, है ना, पॉइंट बी पे बस पहुँची। तो ये आदमी जो इसको देख रहा है वो क्या बोलेगा कि ये बस, और बस के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो क्या है, मोशन में। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है समय के साथ तो क्या है, मोशन में। तो आदमी को यहाँ बिठाया, कुछ देर के बाद वहाँ चला गया, तो पोजीशन इसका चेंज हुआ, है ना, पोजीशन चेंज हुआ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मोशन में था। अब ये बस के अंदर बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को देखेंगे अंदर। अंदर जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये आदमी देखा कि आगे में जितना भी लोग बैठे हुए अपने जगह पर फिक्स है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अंदर में बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा कि बाकी सब लोग क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है। बस तो चल रहा है, लेकिन इस आदमी के बारे में ये आदमी क्या बोलेगा, रेस्ट में है। क्यों, डेफिनेशन कहता है कि अगर समय के साथ अपना पोजीशन नहीं बदले तो वो क्या है, रेस्ट में। तो ये आदमी बस के अंदर बैठा हुआ जिसको छोड़ने गया था वो, उसके साथ साथ जितना आदमी था सबके बारे में क्या बोलेगा, मोशन में है। बाहर वाला आदमी सबको मोशन में बोलेगा, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है कि हर एक इंसान जहाँ था वहीं का वहीं बैठा हुआ है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये बोलेगा बाकी सबके बारे में कि वो रेस्ट में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इंसान सेम है। इस इंसान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंडीशन में इंसान क्या है, सेम है। ये बोलेगा मोशन में और ये बोलेगा रेस्ट में। तो एक ही इंसान को दो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग स्थिति में बता रहा है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन अगर बताना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है। जो उसको देख रहा है उसके बारे में बात करेगा वही क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है। वही बताए कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अब ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि वो मोशन में है, मिटा देना इसको, तो लिखने का जरूरत है नहीं, बस समझने वाला था। अगर डेफिनेशन लिखना है रेस्ट का या मोशन का तो लिख सकते हो, पहले से लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। और रेस्ट का अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी डोंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी से हम समझते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम लगा, डिस्टेंस कवर किया, तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके बीच में एक रिलेशन बन के आता है जो कहलाता है स्पीड। अब ये क्या बताएगा, अगर मान लो कि ये आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर समय कम लेता है तो कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होगा जो उसको टाइम टेकिंग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ पे वो फैक्टर क्या निकल के आता है, स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपना स्पीड को ज़्यादा रखता है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर उसका कम रखता है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। इसको अब कभी कभी डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, तो क्या इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले
इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सबसे सिंपल आसान, जब भी कोई 2 डिजिट या 2 यूनिट डिवीजन में हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, जो भी यूनिट दे रखा है उसका नाम लेंगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या फिर दूसरा डेफिनेशन थोड़ा सा और अच्छा अगर लिखने का मन करे तो क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना क्या कर रहा है, दूरी या डिस्टेंस को बदल रहा है, दूरी को चेंज कर रहा है, कुछ दूरी को कवर कर रहा है और उस दूरी तक पहुंचने में जो भी समय ले रहा है उसके हम लोग अनुपात को क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो कि स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है ना। फिजिक्स का बात करें तो 2 तरह का क्वांटिटी होता है, एक तो होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। वेक्टर कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर कोई फिजिकल यूनिट है जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है, जैसे हम लोग बोले कि 40 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया किसी भी यूनिट का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी लिखे हैं ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें लिख दे 40 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पूरब की तरफ चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के, तो ये यहाँ पे क्या आया, हम लोग का वेक्टर आया। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर है जिसमें हमेशा हम लोग का मैग्नीट्यूड का बात होगा, है ना। बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, और स्केलर क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। टेंसर तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो फिर वेक्टर हो गया। टेंसर का भी हमको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा, पढ़े हैं लेकिन भूल रहे हैं। टेंसर नाम सुना सुना लग रहा है लेकिन ध्यान में नहीं है। ये वाला टेंसर ना, ऐसे ध्यान से हटा हुआ है, बता देंगे, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 11th-12th में ये था, नीचे में कहाँ तुमको मिला है ये 11th-12th का टॉपिक है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में, बता देंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना कल, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है, आइडिया नहीं है। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वो स्केलर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ डाटा दे रखा होगा न्यूमेरिकली, और जिसमें डायरेक्शन भी हो। अब देखो ध्यान देने वाला बात क्या है कि स्पीड कब बदलेगा या फिर स्केलर क्वांटिटी कब बदलेगा, जब उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। लेकिन वेक्टर कब बदलेगा, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन कोई भी बदल जाए। जैसे मान करके चलो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और यहाँ तक पहुँचा ईस्ट डायरेक्शन में चल करके, और यहाँ से मुड़ गया, स्पीड सेम रखा लेकिन यहाँ से मुड़ करके इधर चला गया, तो इसमें बताओ इसका स्पीड बदलेगा। यहाँ भी इसका 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, यहाँ भी 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, स्पीड बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन क्या इसका वेलोसिटी बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पहुँचा इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका क्या हो गया, वेलोसिटी बदल गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड या फिर उसका डायरेक्शन, दिशा कोई भी बदलेगा तो वो हम लोग का क्वांटिटी बदल जाएगा। ठीक है, चलो वेक्टर स्केलर इसको मिटा देते हैं, जो काम का है उसको रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे है हम लोग का स्पीड। अब जो स्पीड है तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी देख लिए, इसका एसआई यूनिट का अगर बात करें तो एसआई यूनिट इसका होता है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, अभी हम लोग फंडामेंटल यूनिट में देखे ना, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे ऊपर लिख दे मीटर। एसआई यूनिट किसका, स्पीड का, हम लोग का यहाँ पे लिख रहे हैं मीटर, और टाइम को सेकेंड में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोग वहाँ से सीखे हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, बहुत सारा बच्चा को ना यहाँ पे मान लो कि पूछ दिया तुमसे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो इसमें दिक्कत हो जाता है, या फिर टाइम निकालने के लिए पूछ दिया तब यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी का जिक्र हुआ है, यहाँ पे जितना क्वांटिटी के बारे में बात किया गया है, हम लोग सबको डेराइव कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पूछ दिया कि बताइए डिस्टेंस क्या होगा,
तो हम लोग अलजेब्रा में क्या सीखा है, जिसको निकालना है उसको इधर लेफ्ट साइड में छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो बराबर के उधर। तो अगर इसको यहाँ पे छोड़ करके और यहाँ पे इसको भेजना पड़ेगा, ध्यान दो इधर भेजना पड़ेगा। अब इधर भेजने के लिए क्या करना है, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा s इंटू टी। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। पहले इससे तो हम लोग स्पीड निकाल ही सकते हैं, इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब मान लो कि कभी पूछ दिया टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइम है, तो टाइम निकालने के लिए तो ये गुना में इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटा में स्पीड, और यहाँ से हम लोग का टाइम भी निकल जाएगा। तो 3 यहाँ से क्वांटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्पीड यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखो स्पीड में हम लोग और क्या सीखे थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो ऐसा बहुत कम ही चांस है कि लगातार वो एक ही स्पीड से जाएगा, है ना। लगातार एक ही स्पीड से जाएगा, ऐसा बहुत कम चांस है। आसानी से समझने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि 2 अलग अलग स्पीड से चल के गया। यहाँ से यहाँ तक का मान लो कि उसका स्पीड डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर का। अब इस 100 मीटर को तुम्हारा अलग अलग स्पीड से कवर कर सकता है ना। 10-10 का 10 बार भी चेंज कर सकता है। नहीं तो हम लोग आसानी से समझने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, 50-50 मीटर का 2 पार्ट में इसको हम लोग तोड़ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 50-50 मीटर का चलेगा और 2 अलग अलग टाइम में वो कवर करेगा। मान करके चलो कि इसको कवर कर लिया हम लोग का 25 सेकेंड में और इसको 5 सेकेंड। तो दोनों कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, 50-50 मीटर का है। इस 50 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लग गया, 25 सेकेंड, और इस 50 मीटर को कवर करने में कितना लग गया, 5 सेकेंड। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसमें समय ज़्यादा लगा, इसका मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था, और इसमें टाइम कम लगा, इसका मतलब तेज़ी चला। तो अब मान लो यहाँ से पूछ दे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में उसका स्पीड क्या था, तो हम लोग बता सकते हैं। मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा, सॉल्व करके देखो। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस कितना था 50 और टाइम कितना लगा 25। तो 25 दूनी 50, 2 मीटर पर सेकंड का हो गया, है ना। 50 बटा में 25 स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम कटा 25 का 2 मीटर पर सेकंड। तो पहला जो डिस्टेंस किया वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर किया, और ये 50, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर किया। अब इसका हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना स्पीड हुआ, नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ अलग स्पीड है, यहाँ पे अलग स्पीड है। तो यहाँ पे फिर एक अलग कॉन्सेप्ट निकल करके आता है तीसरा स्पीड निकालने के लिए, वो होता है हम लोग का एवरेज स्पीड। वो होता है हम लोग का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे निकाल लिए 2 अलग अलग स्पीड। अगर एवरेज पूछा है तो मैथ में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैथ पढ़े हैं तो मैथ में ये जो 2 स्पीड दे रखा है इसको करेंगे 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे आ जाएगा मैथ से अगर निकालेंगे तो, क्योंकि आसान भी दिख रहा है, लेकिन ये हम लोग का तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालना है। हम लोग जब फिजिक्स बनाएंगे तो हम लोग कभी भी किसी भी हालत में इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 50-50 + 100, है ना। स्पीड एवरेज बराबर हम लोग का हो गया टोटल डिस्टेंस 50 + 50, और टोटल टाइम कितना 25 + 5 30 सेकेंड, है ना। ये हो गया 100, नीचे हो गया 30, कट गया 10, ये हो गया 10 बटा में 3, ये हो गया हम लोग का 3 तिहाई 9। फिर पॉइंट देंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर पॉइंट देंगे, फिर आते जाएगा, तो 3.33 ये हो गया हम लोग का मीटर पर सेकंड। ऐसे देखो कितना आया 6 का, ऐसे हम लोग का एक्चुअली कितना आया 3.33 का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से एवरेज निकलेगा। ये आसान है, मैथ में इस तरह से बनेगा, लेकिन फिजिक्स में हम लोग का इस तरह से नहीं बनेगा। जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो, अब कैसे पता चलेगा, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट का बीच का जर्नी करना है और ऑब्जेक्ट क्या करे, अलग अलग स्पीड से उसको कवर करे, तब हम लोग बनाएंगे किसको, इस तरह से एवरेज स्पीड। और ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब किस में पढ़ रहे हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ऑब्जेक्ट जो है अपना स्पीड अभी नहीं बदल रहा है, तब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, इसमें। देखो यहाँ से यहाँ गया तो इतना दूर में फिक्स स्पीड था ना इसका, ठीक है,
2 मीटर पर सेकेंड का, पॉइंट ए से यहाँ तक बीच में जो गया है इतना स्पीड फिक्स था, इसके बाद जो गया इतना स्पीड इसका फिक्स था। तो ये क्या है हम लोग का नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का है, हम लोग इसमें इसका स्पीड नहीं बदलता है, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें 3 क्वांटिटी पढ़ लेंगे, एवरेज आ गया। अब यहाँ पे 2 और पूछता है, यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो कभी कभी ना सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, ऐसा पूरा स्टिक नहीं हो जाना चाहिए कि हम सीबीएसई का हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही याद करेंगे और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे। कभी कभी ना इंग्लिश का हिंदी ही सिर्फ तुम जान जाओगे ना तो तुमको डेफिनेशन पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा सा समझ में आया ना आया उसका अलग बात है, लेकिन अगर इसको हिंदी में करेंगे ना तो इसका हो जाता है एक समान गति। स्पीड का मतलब होता है गति, एक समान मतलब समझ में आ गया एक जैसा। तो इसको जैसे ही हिंदी में हम लोग इसका वर्ड मीनिंग याद किए, हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि कोई स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और पॉइंट ए से बी तक पहुंचने का जो जर्नी है उसमें हमेशा क्या हुआ है, एक ही स्पीड से चला है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इफ़ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस कंटिन्यूसली विथ सिंगल स्पीड या वन स्पीड, या फिर ऐसे कह सकते हैं इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। समझना ज़्यादा जरूरी है, डेफिनेशन किसी भी तरीका से बन सकता है, बस मतलब नहीं बदलना चाहिए। जैसे पॉइंट ए से बी तक पहुंचा और उस दौरान इसका स्पीड नहीं बदला, लगातार 40 से शुरू किया, 40 से ही चलते जा रहा है, तो इसका मतलब कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो अपना स्पीड नहीं बदल रहा है। तो कभी कभी ना इस तरह से हम लोग को हिंदी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जो भी नया लगे उसको याद रखना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक समान, स्पीड का मतलब हुआ गति। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार एक ही स्पीड से चल रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान करके चलो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है ना, ये जो यहाँ पे लिखे 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। तो अगला 1 सेकंड में भी कितना करेगा, 10 मीटर, फिर उसके बाद भी 1 सेकंड में कितना करेगा, 10 मीटर। तो लगातार इक्वल डिस्टेंस कर रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग कुछ भी चलाते हैं, साइकिल हो, बाइक हो या जो भी हो, तो कभी तेज चलाते हैं, कभी कम चलाते हैं, क्योंकि बाहर का बहुत सारा फैक्टर होता है ना, ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, आदमी आ गया, भीड़ लग गया, मार्केट से गुजरा, तो वहाँ पर हम लोग को स्पीड बदलना पड़ता है। तो वो किस में आ जाएगा, असमान गति, जो अब हम लोग लगातार क्या करेंगे, बदल बदल करके चलेंगे। तो स्पीड इतना ही था, इतना ही स्पीड पढ़ना है। इसमें अगर कुछ बताओ पूछना है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास पढ़ाया हुआ है पहले से ही, ज़्यादा दिक्कत नहीं पूछा है, आगे चले ना, ठीक। ऐसा यूनिट ज़रूरी है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग जान ही गए। फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले क्लास में, पूरा का पूरा जितना एनसीईआरटी का है वो हम लोग कवर कर लेंगे। फिर एक है मेरे पास बुक, उसका RS अग्रवाल का एक बुक है 9th का, HC वर्मा नहीं, RS अग्रवाल का ही है शायद। RS अग्रवाल का तो मैथ आता है ना, RS अग्रवाल का मैथ आता है। एक बुक का पब्लिकेशन है, नहीं थोड़ा ध्यान नहीं दिए, 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा चेक करने दो कौन सा पब्लिकेशन। RS अग्रवाल ही तो लगता है कि है। किस पब्लिकेशन का था, खोल कर देख रहे थे, HC वर्मा, HC वर्मा का बुक है। इससे भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। HC वर्मा, चलो पहला हम लोग सीख लिए, स्पीड पूरा समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा हम लोग का क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम लोग क्या देखे थे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अंतर किस चीज़ का होगा, एक यूनिट अंतर लेकर के आएगा, वो है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम क्या देता है हम लोग का, वेलोसिटी देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस तो समझ में आया क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे एक नया जो टर्म दिया है डिस्प्लेसमेंट, उसका मतलब हम लोग समझेंगे। फिर से हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसमें पहुँचना है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक इसको पहुंचना है। अब मान करके चलो कि पॉइंट ए से बी तक कोई पहुंच रहा है, बच्चा जा रहा है, तो इसमें अलग अलग रास्ते से कवर कर सकता है। मान करके चलो कि बच्चा का ये घर है और ये स्कूल है, बच्चा का न्यू एडमिशन है, घर से निकला, चुपचाप अपने कहाँ तक पहुँचा, स्कूल तक पहुँचा, सीधा रोड था, निकल के पहुँच गया।
अब जैसे जैसे स्कूल में जाना शुरू करेगा दोस्त दोस्त बनेगा उसका, है ना। तो मान करके चलो कि उसका एक दोस्त है जिसका घर यहाँ पे है। उसका दोस्त बोला कि देखो तुम साइकिल से आते हो तो क्या करना कि पहले मेरे घर पे आ जाना, और उसका हम लोग दोनों को ही कहाँ चलेंगे, वहाँ से स्कूल चलेंगे, ठीक है। तो ये पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, ठीक है। अब मान लो कि कभी कभी ना दोस्त के घर के आसपास में या फिर और कहीं दूर जा कर के कोई पार्क वगैरह या कुछ हो जिसमें उसको जाने का मन करे घूमने का, तो ऐसे घूम करके वो गया। इसमें हो गया हम लोग का ये तीसरा रास्ता। और भी बहुत सारा वजह हो सकता है जिसके वजह से वो अपना इधर उधर घूम सकता है। तो शुरुआत में वो सीधा सीधा चला, दूसरा रास्ता अपनाया, तीसरा। अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, पहला केस में यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचा ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, ये कम दिख रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा ये इसका दूसरा में है, और तीसरा में पूरा जो ये घूम करके आया ये तीसरा का है ना। तो लगातार हम लोग का क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अलग अलग रास्ता तय किया है, जितना दूर तक वो चलेगा उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया है किसी एक पॉइंट से और किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसके बीच में जो सबसे कम दूरी होगा, द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर उसके बीच में दूरी नहीं है तो वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का जीरो भी हो सकता है। तो इस तीनों केस में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। भले ही इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए, इस रास्ते जाए, शुरू यहाँ से किया, खत्म यहाँ पे किया, इसका दूरी हमेशा क्या है, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का तीनों केस में क्या है, यही है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब कब हो सकता है, देख लो। पहला, एक आदमी एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फील्ड पर चलना शुरू किया, इस तरह के पार्क में चलना शुरू किया, यहाँ चलना शुरू किया और यहीं आकर के रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या, जीरो। लेकिन मान लो कि इसी कंडीशन में ऐसे चलना शुरू किया था, यहाँ पे आकर रुक गया, तो इसका तो डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस ये होगा ना। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ करके रुक गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस इस तीनों को जोड़ेंगे, चारों को, तब हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रास्ते पे चलना शुरू करे, यहीं से चलना शुरू किया और यहीं आकर के रुक गया, तो क्या ही है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, जीरो, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हम लोग का वेलोसिटी भी जीरो होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, और यहाँ पे अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा हम लोग का वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकलता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या है डेफिनेशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस देन इट्स डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शुरू कहाँ से किया, खत्म कहाँ किया, बस ये देखना है। और उसके बीच में अगर कोई दूरी है तो वही उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या, अरे वो छूट जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, लिखते लिखते छूट जाता है ना थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया, इसका यूनिट भी समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में से कोई भी एक बदलेगा। अब इसका यूनिट निकाल करके एक बार देख लेते हैं। वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो देख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का दूरी, और दूरी को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो अगर इसको भी लिख दें मीटर पर सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोग का मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग का तीसरा जो है, अब ये भी हम लोग का क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, जैसे वो होता था ना यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब तीसरा हम लोग का क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक। इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ग्राफ प्रूफ करके क्लास को ख़त्म कर देंगे। ग्राफ वाला में थोड़ा सा समय लगेगा, 7:45 7:45 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, सबसे पहले समझो एक्सेलरेशन होता क्या है। अभी तक हम लोग क्या देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, लगातार सेम स्पीड को मेंटेन करके चल रहा है, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो एक ही स्पीड को मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जब एक्सेलरेशन लगेगा किसी बॉडी के अंदर तो वो अपना स्पीड बढ़ा सकता है और अपना स्पीड घटा भी सकता है। अपना स्पीड बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसके पीछे फैक्टर होता है ना। स्पीड कैसे बढ़ सकता है बच्चा किसी ऑब्जेक्ट का,
जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका स्पीड बढ़ाना है तुमको। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो और उसका स्पीड तुमको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओ? पैडल मारो। पैडल मारने पर क्या हुआ? पैडल कैसे मार रहे हो? अपने पैर से। तो पैर में जो मसल्स है उससे तुम क्या लगाया? उस पर फोर्स लगाया, है ना। तो फोर्स लगा करके, बाहर से फोर्स लगा करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? हम लोग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स में पढ़े थे ना क्लास 8 में। फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदला जा सकता है। मान लो कि बॉल फेंका, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हो तो बॉल फेंका, उधर से बॉलर बॉल फेंका और तुम बैट से मारा, तो फोर्स लगा कर उसका डायरेक्शन बदला ना। इधर से मान लो हम बॉल फेंके तो इधर से गया और उधर से बैट्समैन मारा, किसी भी डायरेक्शन में वो मार सकता है फोर्स लगा करके। तो फोर्स लगा के हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए, फोर्स लगा के हम लोग स्पीड बदल सकते हैं, है ना। फोर्स लगा के हम लोग शेप बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, जब फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से, तो क्या होगा? उसके वजह से क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ सकता है और घट सकता है। तो बढ़ाने वाला तो समझ में आ गया, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। नहीं तो बाइक में जो इंजन होता है उसमें एक्सेलरेटर लगा रहता है, उसके वजह से। स्पीड अगर कम करना है तो कैसे कर सकते हैं? ब्रेक लगा करके। या तो ब्रेक तुम अपने हाथ से लगाओ, नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, नया नया जब सीखता है गाड़ी या साइकिल तो पैर ही रगड़ने लगता है ज़मीन पर। देखे हो कभी इस तरह से ब्रेक लगाते हो किसी को? बच्चा जब साइकिल सीखता है तो कूद जाता है सीधे साइकिल पर से ही, है ना, आगे की तरफ, और ज़मीन पैर पर रख देता है, चप्पल ऊपर से, या फिर घसीटने लगता है चप्पल। ये मान करके चलो तुम्हारे गाड़ी में या साइकिल में ब्रेक ही नहीं है, तो क्या करोगे वहाँ पर? किसी न किसी तरह से लगाओगे ना ब्रेक, तो क्या करोगे? चप्पल ही घसीटने लगेगा। गाड़ी गियर वाला नहीं है, स्कूटी है बिना गियर का, तो क्या करोगे? पैर से रगड़ दिया अपने ज़मीन पे चप्पल को, उससे फिर फ्रिक्शन के वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेशन दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लग रहा है, उसका स्पीड क्या हो? बढ़ जाए तब वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर उसका स्पीड क्या हो जाए? घट जाए, तब वो कैसा एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। बढ़ने का कंडीशन क्या है? मान करके चलो कि कोई साइकिल तुम किसी को सिखा रहे हो और नया नया है, तो पैडल तो उतना बढ़िया से मार नहीं पाएगा, तो क्या है? गिर जाएगा, स्लो होगा। तो एक साइकिल को कंटिन्यूसली चलाने के लिए मिनिमम स्पीड चाहिए ना। अगर तुम धीरे धीरे चलाओगे तो क्या होगा? गिर सकते हो तुम अनबैलेंस होकर के, है ना। तो उसके लिए पीछे से उसको धक्का देता है, पुश करता है ना। जब भी कोई नया बच्चा साइकिल सीखता रहे, या तुम भी सीखे होगे, तो देखना पीछे से उसको धक्का देता रहता है, ताकि वो उसका स्पीड मेंटेन रहे। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन मैनुअल वाला ही लेते हैं। गाड़ी का तो छोड़ दो कि एक्सेलरेटर है और एक्सेलरेटर को क्या किए? चढ़ाएं तो गाड़ी तेज़ी भागा, उसमें ज़्यादा उतना समझ में नहीं आता है। मैनुअल हम लोग देखेंगे, साइकिल चला रहा है, साइकिल का स्पीड बढ़ाना है तो पीछे से धक्का दिए। या मान लो किसी का गाड़ी चालू नहीं हो रहा, जो पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है और उसको गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड दे करके, कार को धक्का देते ज़्यादातर देखे हो, कार चालू नहीं हो रहा तो पीछे से धक्का दे करके थोड़ा सा स्पीड आ गया तो गियर में डाल करके उसको चालू कर ले। नेगेटिव स्पीड क्या? जब उसका स्पीड क्या हो? घटाना पड़े। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो चलते आ रहा है पहले किसी स्पीड से और उसमें ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो क्या हुआ? उसमें उसका स्पीड कम हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि चेंज इन स्पीड हो रहा है यहाँ पे। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन लगेगा कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होगा? स्पीड में चेंजेस आएगा। तो स्पीड में चेंजेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल स्पीड क्या था, उसका शुरुआत का स्पीड क्या था और उसमें कितना टाइम लगा, है ना। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या है? फाइनल स्पीड v बराबर इनिशियल है u बराबर, ये हो गया हम लोग का फाइनल स्पीड, और t बराबर यहाँ हो गया टाइम। जब भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो हमेशा किस में लिखेंगे? एसआई में। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कि डिस्टेंस को दे दिया है किलोमीटर में और टाइम को दे दिया है आवर में या फिर मिनट में या फिर सेकेंड में। तो जब भी किलोमीटर का यूज करेंगे तो उसके साथ टाइम किस में जाएगा? आवर में जाएगा। जब भी मीटर में यूज करेंगे डिस्टेंस का तो उसमें किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। मीटर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट के साथ ऐसा यूनिट ही लगना चाहिए, है ना। तो मीटर जब यूज करेंगे, बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड मीटर में, तो टाइम हम लोग का अगर मिनट में दे रखा है तो उसको किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, फिर आराम से आसानी से बनेगा हम लोग का न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है अपना स्पीड बदल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, और वो जो समय लग रहा है उसी को हम लोग कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं? उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और क्लियर होगा। तो इसको डिफाइन अगर करना है तो कैसे करेंगे? इफ ए बॉडी चेंज इट्स स्पीड देन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड इन
एक्सेलरेशन। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स स्पीड, जब स्पीड बदलेगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। जैसे मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ब्रेक लगाया तो उसका स्पीड जब जैसे जैसे कम होगा तो समय उसमें तो कुछ लगेगा, क्योंकि समय तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, टाइम तो निकलते रहता है ना लगातार, तो टाइम तो रुकता है नहीं, तो जो भी काम करोगे उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए कि उसका स्पीड बदला, और स्पीड बदलने में जो टाइम लगा उसी का रेशियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कह रहे हैं। या फिर जो रेट है स्पीड बदलने का उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। यहाँ पे क्या होता है, जब भी एग्जाम में पूछेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा क्या कर दे, आंसर गलत लिख दे। क्यों? क्योंकि पीछे जो हम लोग 2 पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो फिर उसी तरह से कुछ यहाँ बच्चा जनरली हम देखें क्या करता है, लिख देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसमें तो चेंजेस कुछ आया नहीं स्पीड में। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि स्पीड में उसमें चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड में चेंज आना चाहिए। अगर तुम लिख देते हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ तो चेंजेस आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, सबसे पहले हम लोग को समझना है क्या, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड, है ना, स्पीड बदलना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, और उस चलने के समय में क्या कर रहा है, अपना स्पीड बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं कहता है कि स्पीड बदलेगा, स्पीड बदल रहा है, और स्पीड बदलने का जो रेट है क्या है, वो एक जैसा है।